बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि मुस्लिम लीग नून के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन वज़ारतें नहीं लेंगे। जबकि पीटीआई का विफाक और पंजाब में मजलिस वहादत मुस्लिमीन केपी में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान किया गया है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आज़ाद अरकान अक्सरियत दिखाकर शौक से हुकूमत बनाए, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि विफाक में हुकूमत बनाने के लिए जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार होगा हम उसको वोट देंगे, क्या कहेंगे? देखें, वो ये बात हम कल भी कर चुके हैं कि ये बड़ा अजब सा फार्मूला तैयार हो रहा है और मुझे नहीं पता कि ये हतमी शक्ल किस तरह से लेगा, क्योंकि जो आइनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी के पास रहेंगे और वो जाहिर है कि उसमें गवर्नर्स और मेरे ख्याल से चेयरमैन सेनेट और सदर और स्पीकर और ये सारे ओहदे, और वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे और लेकिन वो अपोजिशन में बैठेंगे। तो हुकूमत, ये बात मैंने कल भी की थी, पार्लियामेंट में हुकूमत जो है वो तो उसके पीछे तो फिर कम लोग मौजूद होंगे, अददी नंबर तो कम होगा। तो और ये मुमकिन नहीं है, पार्लियामेंट की साख्त हो नहीं सकती इस तरह कि आप वज़ीर आज़म को वोट दे के फिर अपोजिशन में जाकर बैठ जाएं। या आप इस तरफ होते हैं या आप उस तरफ होते हैं, ताकि उसके नतीजे में एक कमिटीज़ बनती हैं, फिर उसके बाद आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो होती है सारी, फिर उसके बाद ये है कि किसी मरले पे अगर जो है ये सदर ने कह दिया, जरदारी साहब सदर होते हैं और किसी मरले पे उन्होंने कह दिया शहबाज शरीफ से कि आप एतमाद का वोट लें, और उनके पास एतमाद का वोट नहीं हुआ तो, और जो तमाम इश्यूज़ हैं इस वक्त मुल्क के, वो तो खड़े हैं मईशत और सिक्योरिटी और ख़ारजा पॉलिसी, और फिर उसके बाद जो सारा वो ज़ाहिर है कि अंदर उसका असर होता है। अगर आज गैस की कीमतों के ऊपर दोबारा शायद बढ़ाने जा रहे हैं, और जो बिजली की कीमतें हैं, और उसके बाद जो आपके माशी मामलात हैं, जो आपने कर्जा देना है, और जो ये पहुंच गए 1.3 ट्रिलियन तक, 1.3, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो इसको जो है ये अब जो है इसको आपने कैसे देना है, ये तो वफाक देगा, और सूबों के पास तो पैसा ही पैसा है। तो सूबों ने तो बल्कि पैसा कहाँ जाता है वो तो किसी को पता ही नहीं। तो सारे जो इश्यूज़ हैं वो तो वफाक में हैं, महंगाई का ऐलान होना है, कोई आपके मुआहदे होने हैं, तो वो सारे होके, और फिर उसके बाद वसाइल सूबों के पास हैं, जो कि ठीक है। लेकिन अगर महंगाई बढ़ती है तो वो सूबे में तो लोग कहते हैं कि जी वो मरकज़ में किसकी हुकूमत बैठी, उसको गालियाँ पड़ती हैं। सूबा तो बिल्कुल मावरा होता है इन तमाम इश्यूज़ से। कोई सिक्योरिटी का क्राइसिस पैदा होता है तो भी लोग मरकज़ में गालियाँ दे रहे होते हैं। यानी हालांकि ये बहुत से इशू सूबाई होते हैं, लेकिन आम लोगों का एक तासुर होता है कि यार ये तो वज़ीर आज़म तो ये है, वज़ीर आला से वो कम पूछ रहे होते हैं। तो ये जो फार्मूला है, ये इसमें कैसे अब मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर बहुत अच्छा अगर आ जाती है, लेकिन इसका कुछ सर पैर नहीं है। और इसमें अब जो मतलब बाकी चीज़ें सानवी हैं ना, बाकी चीज़ें केपी में हुकूमत कैसे बनती है, या वहाँ पर वो अली अमीन गंडापुर साहब का नाम आ रहा है सामने, पंजाब का अभी तक इल्म नहीं है, मरीम नवाज साहबा का नाम फाइनल होता है या क्या होता है, मुराद अली शाह साहब का तो कोई इशू नहीं होगा सिंध में पीपल्स पार्टी को, लेकिन ये कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। एक होता है ना कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि जी हम ये मुल्क का कर्जा किस तरह से उतारेंगे, हम इस वक्त ये इश्यूज़ कैसे ख़त्म करेंगे, ये इश्यूज़ कैसे, वो सब इस वक्त इस उसमें है कि हमें बस हमारी जो है वो सीटें मिल जाएं गालिबन। और वो अगर हुकूमत में नहीं आते तो हुकूमत, ये नहीं कि हुकूमत मुस्तहकम नहीं होगी, हुकूमत बनेगी, हुकूमत बन नहीं सकती। मतलब वो मैंने आपसे कहा ना कि वो अगर वोट डाल के पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठ जाएगी तो आपको पार्लियामान में वजीर आजम के पीछे तो लोग ही नजर नहीं आएंगे बैठे हुए, तो सारे तो यहाँ नजर आएंगे, तहरीक इंसाफ भी यहाँ पे होगी, और जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस ओहदे के लिए भी लड़ाई होगी अभी कि वो पीटीआई को मिलेगा या वो पीपल्स पार्टी को मिलेगा। तो अगर पीपल्स पार्टी को वो मिलता है ओहदा, और स्पीकर भी पीपल्स पार्टी का होता है, लेकिन स्पीकर बैठा है पीपल्स पार्टी का, अब एक अपोजिशन की तरफ से पीटीआई ने आवाज़ उठाई
और साथ ही पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई। अब स्पीकर पीपल्स पार्टी का, वो कहेगा 1 मिनट ठहर जाए, एक आदमी बात करे ना, यहाँ पे कायदे इस इख्तलाफ को मौका दे देगा। उधर पीटीआई फिर क्या करेगी बैठ के ऑपोजिशन में, या फिर पीटीआई ऑपोजिशन लीडर बनेगी तो फिर पीपल्स पार्टी, अब पीपल्स पार्टी के पास ऑपोजिशन लीडर भी और स्पीकर भी, तो इसमें मुस्लिम लीग नून के लिए ये कैसे मुस्लिम लीग नून इसमें चलेगी, और बहुत सारे पब्लिक इश्यूज पे पीपल्स पार्टी और पीटीआई के साथ खड़ी होगी। पंजाब का जो जो हुआ है सिलसिला, उसमें बहुत जगहों पे जो ट्रेंड नजर आया है, उसमें ये ट्रेंड नजर आया कि पीपल्स पार्टी को जो है एंटी नवाज शरीफ वोट भी पड़ा है ना। तो ये मामला कैसे आगे चलेगा ये अब देखते हैं। लेकिन ये कोई वो होता है ना कि जिम्मेदारी उठाने वाली बात नहीं हो रही है, कि इसमें कुछ जिम्मेदारी तो ये है कि जो सिक्योरिटी क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस है और आपके बाकी इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब इसमें जो है ये देखते हैं, बहरहाल हुकूमत बने और मुस्तहकम बने ताकि मुल्क आगे चले इससे। और ये इलेक्शंस के बाद बड़ी अजीब सी सूरत इस तरह हुआ नहीं है कभी, लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह से ये निकलते हैं इससे, और ज़्यादा देर तक तो इसको इस तरह रख भी नहीं सकते। अच्छा, जो इवेंट वही वाली बात कि पाकिस्तान, अच्छा ये बात मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन पाकिस्तान के की इस सियासत में बहुत बड़ा जो भी मंजरनामा आगे डेवलप हो रहा है, वो ख़ित्ते के और दुनिया के मुल्कों का एक बहरहाल उस पर असर है। ठीक है, एक ऐसा लगता है आपको कि जैसे एक इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर कहीं आपका ऑर्डर भी टूट रहा है, मुल्क का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है ना, वो भी डिसऑर्डर में, क्या में तब्दील हो रहा है। क्योंकि मतलब एक सिस्टम है जो बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो पा रहा ना, कि आपको समझ ही नहीं आ रही। और ये यहाँ नहीं हो रहा सिर्फ, ये आपको कई मुल्कों में ऐसा नज़र आएगा। ये आपको अमेरिका में देखें ना क्या सूरत हाल बनी हुई है, और ये कई मुल्कों में जो एक ख़ास सिस्टम है वो मुल्क अपने लिहाज से उसको किसी तरह से दुरुस्त करके उसकी नोक पलक दूर, हमारे यहाँ देखते हैं जब ज़रूरत पड़ती है आइन की तो वहाँ आइन खामोश हो जाता है। तो ये भी अजब अजब मामला है ना। तो इसमें अब ये कैसे बनेगा, क्या इख्तियारात होंगे, कैसे बिल मंजूर हुआ करेंगे, ये आने वाले दिनों में बहुत महंगाई के तूफान आ रहे हैं, तो उसका बोझ कौन उठाएगा। बहरहाल देखते हैं, आप देखते हैं कि क्या सूरत गरी होती है और उसके बाद बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये कुछ ऐसे, ये इलेक्शंस इंतहाई गैर मामूली हालात में हो रहे हैं पाकिस्तान में, और गैर मामूली हालात में इसलिए हो रहे हैं कि जो मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को इस्तेकाम की तरफ ले जाएं, और हम इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी थोड़ा बहुत इस्तेकाम है वो किसी तरह से ख़राब हो जाए और इंतशार की तरफ चला जाए। और जिसके नतीजे में आपको सिक्योरिटी के हालात पता है, इलेक्शन से चंद रोज़ पहले तक और उससे भी पहले एक आपके पड़ोस में एक बहुत बड़ी जंग ख़त्म हुई है या अपने अंडे बच्चे पीछे छोड़ गई है अफगानिस्तान में, ये अभी तक वाज़ेह नहीं। आज़रबाईजान आर्मीनिया में फिर लड़ाई शुरू हो गई है, फिर झड़पें हो रही हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है पूरा, ये आपके ये आपका दाएं बाएं बिल्कुल पड़ोस है, आपकी सरहदें हैं। वो फिर लड़ाई शुरू हो गई आज़रबाईजान और आर्मीनिया में। और एक अजब वाक़या हुआ है ये बहर अहमर में, यहाँ पे हूतीज़ ने, मैं आज ये भी देख रहा था तो मैं कही यार ये जो है उनका जो एलामिया आया है सेंटकॉम का एलामिया कह रहा है कि जी हूतीज़ ने अटैक किया है एक जहाज़ के ऊपर, और वो जो जहाज़ है वो जो उन्होंने एक्स के ऊपर शायद दिया अपना बयान, तो वो जो है वो कह रहे हैं कि हूतीज़ ने एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाया है, और वो बहरी जहाज़ जो है वो MV स्टार आयरिस, ठीक है, और वो जो है वो ईरान जा रहा था। तो ईरान जाने वाले किसी बहरी जहाज़ को पहली मर्तबा मैंने देखा है कि ये कोई ख़बर इस किस्म की आई है, हूतीज़ ने ईरान जाने वाले किसी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। तो ये जो है ये सेंटकॉम की तरफ से आज बात की गई है, और फिर उसके बाद जो है ये बाकी जो दुनिया का मीडिया है वो भी इसको कोट कर रहा है। लेकिन ये बात बड़ी अजब सी है कि ये किस तरह से हूतीज़ ने निशाना बनाया है किसी ऐसे जहाज़ को जो कि ईरान की तरफ जा रहा था।
मार्शल आइलैंड्स का के परचम लगा के। अच्छा, फिर उसके बाद जो है दूसरी जो डेवलपमेंट्स हैं वो और ज़्यादा इस वक्त देखें, 29,000, 28 और 29,000 के दरमियान फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं पिछले 3-4 महीनों में। ये तादाद आप देखें, 28 से 29,000 फ़लस्तीनी, जिसमें कोई 60 से 70% जो हैं वो ख़वातीन और बच्चे हैं और यूथ है। और ये जो है ये कोई मजाक नहीं है, ना ये कोई एक मामूली सा वाक़या है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले रहा है इस वक्त, और ये ख़त्म नहीं होगा, ये बहुत दूर तक जाएगा ये मामला। ये मैं आपको बताऊं, ये अभी आज इस वक्त जो है काहिरा में CIA के जो डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स, वो भी मौजूद हैं, कतर के वज़ीर ख़ारजा और कतर के जो वली अहद हैं वो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, बड़ी कोशिश कर रहे हैं जो पहले दिन से। और मोसाद के सरबरा और साथ उसके जो है वो जॉर्डन के हुकाम भी हैं, यूरोप के लोग भी हैं। ज़ाहिर है तमाम अरब ममालिक को, यूरोप को, सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ है सब ने, और मुज़ाकरात हो रहे हैं कि सीज़ फायर हो जाए। वो पस मंज़र में जंगबंदी की कोशिशें ख़त्म नहीं हुई और होनी कभी भी नहीं होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान में भी यही हालात रहे ना कई साल तक, यानी 2021 में फ़ौज गई है ना, तो ये शुरू हो गया था 2010-11 में शुरू हो गई थी, मुज़ाकरात शुरू हो गए थे 2010-11 में। कभी होते थे, कभी ख़त्म होते थे, कभी शुरू होते थे, कभी ख़त्म होते थे, लेकिन ये कि वो चल पड़े थे कि जी यहाँ से विड्रॉल होना है। 10 साल उसके बाद लगे। तो ये जो अब सीज़ फायर जो है वो होनी है, लेकिन वहाँ का जो इशू है ना, वहाँ का बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्सा है। एक बात तो ये है कि काहिरा में मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, इसमें हिज़्बुल्लाह भी ऑन बोर्ड है, उनको भी बताया गया है, हमास के लोगों ने भी अपना पैगाम पहुँचा दिया है, और ये अब यहाँ पर अमेरिका जो है वो भी अब एक संजीदा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये चूँकि फैल गया ना मामला, तो ये कई इसमें मुल्क पहले ही आ चुके हैं, और कई मुल्क ऐसे हैं जो स्टेबल नहीं हैं। उनमें ये जो अमेरिकन स्पॉन्सर्ड अरब स्प्रिंग थी, वो भी जमहूरियतें लाने का शौक़ था ना, वो यही था ना, जमहूरियतें लाएंगे, तो कहीं पर ये था कि अच्छा जमहूरियतें यहाँ ले आते हैं, कहीं पर ये था कि ये इतना गुफअप हुआ है ना पिछले 2 दिहाइयों में। US प्लान्स कई जगहों पे उन्होंने कहा कि जी हम जमहूरियतें लेकर आते हैं, ये करके इंटरवेंशन करके इराक़ की तरह, और कई जगहों पे उन्होंने कहा कि जमहूरियतें हम लाते हैं इस तरह से कि पता ना चले और एक ऑर्गेनिक किस्म के यानी तहरीकें जन्म ले लें। पुतिन इसीलिए कहता है ना कि कलर रेवोल्यूशंस, और ये पाकिस्तान में भी कोशिशें हो चुकी हैं लाने की। कब हुई थी वो छोड़ दें आप, जो लोग समझते होंगे कब कोशिशें हुई। पाकिस्तान में कई दफ़ा ये इंतशार फैले और लोग सड़कों पे हों, कई दफ़ा तो प्रॉपर पॉलिटिकल, कई दफ़ा जो है वो वैसे भी कोशिशें हुई जिसको ख़त्म किया गया कि ये इंतशार ज़्यादा ना फैले, लेकिन अटैम्प्ट्स हुई। अच्छा, पाकिस्तान में ऑलरेडी जमहूरियतें थी, इशू ये कि लेकिन उसके बावजूद कोशिशें हुई, ये होती हैं हमेशा। कुछ तो होते हैं ना जेन्युइन कंसर्न्स हैं आपके, मिसिंग पर्सनस पे लोग बैठ गए आके, या कोई क्लर्क्स या डॉक्टर्स मुजाहरा कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मुजाहरा कर रही हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, किसान बैठ गए आके, और एक ऑर्गेनिक होता है ना, अंदर इश्यूज हैं। एक है कि वो ऑर्गेनिक के पीछे कोई और खेल आ जाता है निकल के। तो ये कई मुल्क इस चक्कर में गए, फिर उसके बाद वो खैर उन मुल्कों ने रोकी, कुछ मुल्क उसमें बह गए, लेकिन जिन मुल्कों ने रोक लिया उनको, अरब स्प्रिंग्स को, तो उनको तो पता तो था ना कि पीछे कौन है। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि वो फिर दुनिया मुख्तलिफ ब्लॉक्स की तरफ चली गई। अच्छा, अब ये है कि ये पाकिस्तान जो है वो अब उसी फेज से पाकिस्तान को निकलना है, और मैंने ये बात की थी कि 2007-8 से मेरा तस्वीर ये है कि पाकिस्तान एक तरह से कोई इसमें इस्तेकाम नहीं पैदा हो पा रहा। अच्छा, इस्तेकाम इस सेंस में पैदा नहीं हो रहा पा रहा कि उसकी वजूहात
अंदरूनी से ज़्यादा आपका पड़ोस है, क्योंकि आपके पड़ोस के अंदर इतनी बड़ी जंग ख़त्म हुई है और अब वहाँ पर आहिस्ता 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 करके ये इस बात की रियलाइजेशन होगी, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में होनी चाहिए अफ़गानिस्तान में, कि वहाँ पे दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे अपना सिस्टम बनेगा, क्या उसका कलर होगा, रंग क्या होगा, वो खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ कि आज़रबाईजान, आर्मीनिया और ये बहर अहमर के अंदर हुतीज़ का हमला ईरान के जहाज़ के ऊपर, उसके साथ ही जो काहिरा वाला इशू है ना, काहिरा में जो ये जो फ़लस्तीन का इशू है, ये इसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत बिगड़ गया तो ये पूरा दुनिया या पूरा खित्ता जो है इसको हिला देगा। उसकी वजह यह है कि देखें, जो हमारा बड़ा ज़बरदस्त बरादर मुल्क है उर्दन, और जॉर्डन जो है वो उसके जो बादशाह हैं शाह अब्दुल्ला दोयम, हाशमी ख़ानदान, वो उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन से, और साथ दोनों ममालिक की ख़वातीन अव्वल भी थीं, फर्स्ट लेडीज़। और उस मुलाकात का अगर आप रीड आउट पढ़ें जो वाइट हाउस की तरफ से जारी हुआ है, तो उसमें जो रिमार्क्स हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के और हिज मैजेस्टी किंग अब्दुल्ला दोयम के, तो आफ्टर द मीटिंग, तो उसमें जो उनके नुकात हैं बुनियादी तौर पे, उसमें उन्होंने वही बात की है कि जी इसमें एक अच्छा, जो शाह अब्दुल्ला हैं उन्होंने तो बात की, सीज़ फायर की, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन उसको पॉज का नाम दे रहे हैं। ये सेकंड स्लाइड अगर हमारी प्रोडक्शन टीम लगा सके तो बेहतर होगा। अच्छा जी, तो ये जो है ये अच्छा पता नहीं उन्होंने हटा क्यों दी वहाँ से, मैं एक्चुअली कह रहा था कि मैंने यूँ किया तो आई डोंट नो क्या किया उन्होंने। अच्छा एनीवे, उसको अगर दिखा उसको जी, तो ये जो है ना ये उसमें ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वर्किंग ऑन अ hostage deal between Israel and Hamas which would bring immediate and sustained period of calm। अच्छा, नुकाज़ा for 6 हफ्ते के लिए इन्होंने बात की है, ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है। अब 6 हफ्ते के लिए सीज़ फायर की बात की, और मैंने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से भी बात की है और इजिप्ट और कतर के रहनुमाओं से भी बात की है ताकि मामला को आगे बढ़ाया जाए, और फिर गैप्स हैं लेकिन आ गया। अभी प्रेसिडेंट बाइडेन ने अब ये बात की है शाह अब्दुल्ला के साथ खड़े होकर। अच्छा, यानी अब 6 हफ्ते, अब ये बात प्रेसिडेंट बाइडेन ने ऑन रिकॉर्ड कर दी। इससे पहले था कि चल रही है बात, चल रही है, कोई ज़राए बता रहे हैं, कोई मीडिया बता रहा है, कोई लोग बता रहे हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन ने शाह अब्दुल्ला के साथ खड़े होकर बात कर दी। जॉर्डन जो है, उर्दन और फ़लस्तीन का एक ताल्लुक़ है, और वो बड़ा तारीख़ी ताल्लुक़ है और बहुत मोहब्बत का भी ताल्लुक़ है, और बहुत ज़्यादा जो है आप समझें कि उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहे, क्योंकि फ़लस्तीन पहले था, बाकी मुल्क बाद में बने, जॉर्डन समेत। लेकिन ट्रांस जॉर्डन बना ना जब ये ऑटोमन्स गए यहाँ से और ये सारा हुआ, हम बात पहले भी कर चुके हैं। तो जो इनके जो शाह अब्दुल्ला अव्वल है ना, शाह अब्दुल्ला अव्वल, ये शाह अब्दुल्ला दोयम, अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने दादा के नाम पे नाम रखा जाता है। हमारे यहाँ भी होता है, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, हिंदुस्तान में भी होता है, और अरब मुल्कों में भी होता है, और कई यूरोप के मुल्कों में भी होता है कि जो दादा के नाम पे पोते का नाम होता है। तो शाह अब्दुल्ला दोयम हैं, तो शाह अब्दुल्ला जो हैं वो जो अव्वल हैं जी। वो शरीफ मक्का के बेटों में थे, 4 बेटों में से एक थे। शरीफ मक्का कौन से? वो शरीफ मक्का जो कि सल्तनत उस्मानिया से लड़े थे और यहाँ पे जो हिजाज में जो सारा मामला हुआ था, और उनको जो है वो ये हुआ कि वहाँ जाके वहाँ पे वो शरीफ मक्का की ट्रांस जॉर्डन बना, और उसके बाद ये हुआ कि वो वहाँ पर इसराइल बन गया। अगर उस दौर के हम अखबार भी देखें तो उसमें मतलब हमें नज़र आता है कि जी वो इसराइल बन गया है, और वहाँ पर जो है वो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के। अच्छा, लेकिन असल जो बात है वो ये कि जो किंग अब्दुल्ला थे, अच्छा किंग अब्दुल्ला एसेसिनेटेड, उनको शहीद कर दिया गया था मस्जिद अक्सा की तरफ जाते हुए, लेकिन उनको जो शहीद किया था वो हुसैनी
कबीला एक है जो कि फ़लस्तीनी कबीला है, उसके एक शख्स ने कत्ल कर दिया था। अच्छा, ये हुसैनी जो है ये एक फ़लस्तीन में इनकी बहुत अहमियत है, और कई जो मुफ्ती आज़म हैं, मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन, वो हुसैनी हनफी मसलक से ताल्लुक़ है होता है इस कबीले का। ये ज़हन में रखें, जो ज़्यादातर फ़लस्तीनी हैं वो इमाम शाफ़ी को की जो तालीमात है उस पर अमल करते हैं, लेकिन जो हुसैनी है कबीला, ये हनफी, सुन्नी हनफी। तो और ये जो यरूशलेम के अंदर जो मुफ्ती आज़म है बहुत तवील अरसे से अभी भी मौजूद है वहाँ पे। अभी महमूद अब्बास की जो कैबिनेट है उसमें, प्रेसिडेंट महमूद अब्बास की कैबिनेट में भी उनकी रिप्रेजेंटेशन है। बड़ा ही तगड़ा किस्म का। और ये जो है ये वो कबीला है जो मोहम्मद अली पाशा से लड़ा था। मोहम्मद अली पाशा से लड़ा था जब मोहम्मद अली पाशा ऑटोमन्स के ख़िलाफ़। मोहम्मद अली पाशा चूँकि थे तो उनके गवर्नर ऑटोमन्स के, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐलान कर दिया था मिस्र के अंदर, तो जो उनके साथ मिलकर लड़े थे ऑटोमन से, उसमें ये थे। तो हुसैनी जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त कबीला है जो कि उन्होंने कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया था इनके दादा को। और उसकी वजह ये हुई थी कि जॉर्डन जो है वो ये जैसे इसराइल बना, तो उस वक्त अगर हम देखें तो हुआ ये कि इसराइल बना किधर, देखें ना, अगर हम उस दौर के न्यूज़पेपर देखें, ज्यूज प्रोक्लेम स्टेट इन पैलेस्टाइन। अच्छा जी, लेकिन हम ये देखें, अच्छा, अरब्स ने इन्वेजन लॉन्च कर दी, तल अवीव पे बॉम्बिंग्स कर दी, ब्रिटेन ने मानने से इनकार कर दिया। अच्छा जी, बरतानिया बनाया खुद था, मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जॉर्डन ने ये हुआ कि जब ये चारों तरफ से अरब आ गए, तो हुआ ये कि जो आज का मगरिबी किनारा है, आज का मगरिबी किनारा, वो 4950 में यानी इसराइल बन गया। ठीक है ना, इसराइल अब बन गया और फ़लस्तीनी इलाके में बन गया। तो जो मगरिबी किनारा है वो उर्दन के पास था, यानी पूरा जो दरियाए उर्दन है उसका मशरिकी किनारा भी और मगरिबी किनारा जो वेस्ट बैंक है वो दोनों जॉर्डन के पास चले गए। 19 यानी जब ये मुआहदा हुआ, इनका सीज फायर हुआ सारा, और उसके नतीजे में ये हुआ कि ग्रीन लाइंस वगैरह ड्रॉ हो गई, तो जो वेस्ट बैंक है वो जॉर्डन का हिस्सा बन गया। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि वो जॉर्डन का हिस्सा रहा 1967 तक। 1967 में वेस्ट बैंक चला गया इसराइल के पास। तो 1950 से 1967 तक, इन 17 साल के दौरान जो फलस्तीनी मौजूद थे मगरिबी किनारे में, वो उर्दन के शहरी थे। लेकिन वो उर्दन के शहरी थे, यानी ये नहीं था कि वो, एक तो वो थे जो पनागुज़ीर थे, जो हिजरत करके आ गए, मगरिबी किनारे से इधर आ गए। यहां पार्लियामेंट जो थी जॉर्डन की, उसमें 30 सीटें मौजूद थीं फलस्तीनियों के लिए, जिसमें मगरिबी किनारा और मशरिकी किनारा दरिया उर्दन का दोनों तरफ की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में मौजूद थी। अब हुआ ये कि एक तो वो फलस्तीनी थे जो यहां मुकीम थे पहले से, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना ये फलस्तीन की जमीन है सारी जी। बाकी यानी ब्रिटिश मैंडेट से पहले तो फलस्तीन था ना सारा, बाकी तो मुल्क बाद में बने यहाँ के। अब हुआ ये कि ट्रांस जॉर्डन और ये सारा, अब इशू ये हुआ कि एक तो वो थे जो वहाँ फलस्तीनी, एक वो थे जो जब इसराइल बना तो वहाँ से आ गए, अब वो यहाँ आए तो जॉर्डन के वो शहरी बन गए। जॉर्डन ने उनको नेशनलिटीज दे दी, वो जॉर्डन के अंदर पार्लियामेंट में आ गए, सब कुछ हो गया। अब ये हुआ कि 67 की जो वॉर हुई, तो 67 की वॉर में ये हुआ कि वो जो इलाका है मगरिबी किनारे का वो निकल गया, मगरिबी किनारा निकल गया, वो इसराइल ले गया उसको। मगरिबी किनारा निकला और उसके बाद जो है एक झगड़ा शुरू हो गया, जो कि बदकिस्मती के साथ उर्दन की फौज और पीएलओ के दरमियान हुआ, और उसका नतीजा हुआ कि 1970 में पीएलओ को उर्दन से निकाल दिया गया और कहा गया कि आप जाएं लिबनान। और उससे पहले वहां पे एक बहुत बड़ा फसाद हुआ या खुरेजी हुई, जिसको हम ब्लैक सितंबर कहते हैं। पीएलओ यहां से निकल गई और पीएलओ चली गई लेबनान, ये 1970 है।
उसके बाद जनाब ये हुआ कि कुछ अरसे 74 में ये हुआ कि पीएलओ को फिर अरब लीग ने तस्लीम किया, जॉर्डन ने भी तस्लीम किया, फिर मामला आगे चला 88 तक पहुंचते पहुंचते आगे कई सालों के बाद ये हुआ कि उर्दन ने पीएलओ को तस्लीम करके जो यानी मगरबी किनारे में उनकी अथॉरिटी उनको दे दी। ठीक है, साथ ही ये हुआ कि उनको ये कहा कि हम ठीक है आप संभालें सारा सिलसिला जो भी है, पीएलओ को तस्लीम कर लिया, वहाँ पे सारा हुआ और बहुत सारे लोगों को वापस भेज दिया और बहुत सारे लोग यहीं रह गए, क्योंकि ये जॉर्डन के लिए बड़ा एक यानी भाइयों एक ना फैमिलीज हैं, बिल्कुल ऐसे हैं बिल्कुल। अच्छा वो लेकिन एक इशू तो है कि भाई वो हाशमी ख़ानदान तो बाद में आया, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मतलब ये तो वहाँ से आए जो कि हमारे इलाके में नहीं थे, तो ये एक इशू इंटरनली एग्जिस्ट करता है। अच्छा अब इशू ये है कि जॉर्डन में ये एक उन्होंने यानी आप सोचें ना कि वो एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है जॉर्डन को अगर आप देखें, लेकिन वो बात जोग्राफी ऐसी होती है ना, अब जॉर्डन की जो जोग्राफी है ठीक है, उस जोग्राफी में आप ये देखें कि मगरबी किनारे को वो फ़लस्तीनियों को देख भी रहे हैं, इमदाद भी कर रहे हैं, वहाँ पे जो हंगामे हो रहे हैं यहाँ वहाँ पे जो इसराइली जाहिरियत हो रही है जिसका यहाँ फॉल आउट ना हो यहाँ पे, अच्छा फ़लस्तीनी भी वो भी समझते हैं और ये उर्दन के लोग सारे एक ही मैंने कहा ना एक ही हिस्सा, एक ज़माने में तो हिस्सा रहे हैं ना एक उसका। और ये जो शाह हुसैन मरहूम है जो इनके वालिद, उनका एक आइडिया भी था कि शायद इसको एक फेडरेशन टाइप बना दिया जाए, लेकिन वो बहरहाल बात नहीं आगे चली। ये जो आपको अरब मुल्कों के परचम नज़र आते हैं ना, ये मैं पैन अरब फ्लैग सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ मुख्तलिफ मुल्कों के, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें ना ये अरब मुल्कों के, इसमें अब और मुल्कों को भी मिला दें, इसमें आप सूडान को भी मिला दें, इसमें आप यूएई को भी मिला दें, तो आप ये देखें कि आपको ये तीन रंग जो है ना, ये इसमें आपको ज़्यादा जो है वो नज़र आते हैं। इसमें जो ये आपको ऐसे ही नज़र आएंगे बहुत से अरब मुल्कों के झंडे, सीरिया का झंडा, यूएई का झंडा, परचम ऐसे नज़र आएंगे आपको, बात पार्टी ये आपको ऐसे नज़र आएंगे। इसमें जो स्याह है वो अब्बासी दौर की नुमाइंदगी करता है, उस दौर में ये परचम था। सफ़ेद जो है उमवी दौर से वो उसको रिलेट करते हैं, और जो सब्ज़ है वो फ़ातिमी दौर, और सुर्ख जो है वो हाशमी ख़ानदान की नुमाइंदगी करता है। तो ये एक वहाँ पे बात है सारी। अच्छा तो ये इसमें जो है ये इसके बारे में तफसील से बात करेंगे, टॉपिक नहीं, लेकिन मैं कलर्स बहुत ज़्यादा जो है ना एक ही तरह के आपको नज़र आते हैं, जब आपको लगता है कि यार एक ही तरह के कलर्स कैसे हैं कई मुल्कों के। अच्छा इसमें जो है ना, अब इसमें इशू ये सारा कि ये जो फॉरेन पॉलिसी में ये 2 साल पहले एक मजमून शाया हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने हिस्ट्री को पढ़े बगैर जो है वो एक बंदे ने लिख दिया, और बंदे ने लिख दिया कि जी यूनाइट जॉर्डन पैलेस्टाइन अगेन, ये फोर्थ स्लाइड अगर हम दिखा सकें, यूनाइट जॉर्डन एंड पैलेस्टाइन अगेन, इनको फिर जोड़ दें। बड़ा रिएक्शन हुआ इसके ऊपर, ओहो। अच्छा ये बड़े एक आप समझें कि एक बड़े मुनासिब थे, इन्होंने ये आइडिया पेश किया कि जी वो जो इलीगल वहाँ पे लोग हैं जो मगरबी किनारे में रहते हैं और जिनके पास जो है वो नेशनलिटी कोई किसी मुल्क की नहीं है, ना फ़लस्तीन का कोई पासपोर्ट उनके, तो अगर उर्दन और ये मिल जाएं, दोबारा से यूनिफिकेशन हो जाए, तो उनको नेशनलिटी पासपोर्ट जॉर्डन का दे दिया जाए जैसे पहले था 67 से पहले। ऐसे इस पर बड़ा शदीद रिएक्शन हुआ। इस पर रिएक्शन हुआ फ़लस्तीनियों की तरफ से, इंटरेस्टिंगली जॉर्डन की तरफ से कम हुआ, फ़लस्तीनियों की तरफ से ज़्यादा हुआ कि ये क्या मतलब, हम तो बिल्कुल भी ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो हमारी ज़मीन थी। तो एक बड़ी तलखी है, ठीक है ना, कुछ नहीं आइडिया फ्लोट किया कि नहीं यूनिफाई हो जाए तो इसमें तो अच्छा है कि हम कम से कम एक मुल्क के नेशनल बन जाएंगे, क्यों नहीं, क्योंकि जो मस्जिद अक्सा और मशरिकी यरूशलेम है उसकी जो तमाम तर उसकी देखभाल है वो हाशमी ख़ानदान करता है, ठीक है ना, उर्दन, और उसमें क्रिश्चियन जो वहाँ पे उनके मुकद्दस मकामात हैं उनकी निगरानी भी हाशमी ख़ानदान करता है, ठीक है। और ये जब सारी सूरत हाल डेवलप होती है कि वो इसराइल को आ गया और फ़ौज घुस गई और बेहुरमती हुई है हुआ, तो ये फिर
ये वो उन मुआहदों की खिलाफ वर्जी होती है जो मुआहदे पहले हो चुके हैं, कि ये मकामात किसको देखने हैं, किसने वो, लेकिन वो इसराइल घुस आता है। अब सिचुएशन ये है तो मिस्र के लिए और जॉर्डन के लिए ये इंतहाई अहम है, और खुद फ़लस्तीनियों के लिए, कि फ़लस्तीनी और फ़लस्तीनियों को इस बात का यकीन है कि जब वहाँ पे देखें ना, एक तो महमूद अब्बास है, लेकिन मैं आपको बताऊं महमूद अब्बास की ही तरह वो शाह अब्दुल्ला पर भी इत्मीनाद करते हैं, क्योंकि मैंने कहा इकट्ठे ऐसे हैं बिल्कुल। तो अब शाह अब्दुल्ला ने वहाँ जाके केस प्ली किए बिल्कुल, और ये कि जी प्रेसिडेंट बाइडेन ने पहली दफ़ा के ये बात की आके, इससे पहले तो खबर है कि ये पेरिस अकॉर्ड के, अब वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मुज़ाकरात में अब प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि 6 हफ्ते की जो है ये जंगबंदी, और इसके लिए जो है अब CIA की चीफ, और उनको बुला लिए वहाँ पे डेविड बार्निया और ये सारे जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, और साथ ही ये भी तय हो रहा है फ्रांस ने, और इसमें भी अमेरिका का रोल है, फ्रांस ने पेश कर दिया है एक मुआहदा जिसमें जो हिजबुल्लाह, देखें हिजबुल्लाह और इसराइल का तनाज़े अलग है, ये मिल जाते हैं सारे आपस में, लेकिन एक मुल्क अजब जगह पे पैदा हो गया है, उसको दूसरे मुल्क हैं बीच में दरमियान में आपने टक करके डाल दिया है इसराइल को, वो कुछ ज़मीन उनकी है, कुछ उनकी है, कुछ उनकी, तो वो ये जो सरहद ऊपर है, अब ये इसराइल यहाँ से निकला तो पूरा नहीं निकला, यानी वो दरमियान में यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेज हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा फ्रांस है, फ्रांस ऊपर था ना कॉलोनीज, लेबनान में जो लोग रहते हैं उनको 20,000 के करीब जो है वो फ्रेंच हैं, और वहाँ पे बड़ी बोली जाती है फ्रेंच लैंग्वेज, कई तो जो वहाँ पे लोग हैं वो इंग्लिश से ज़्यादा अरबी और फ्रेंच में बात करते हैं। तो वहाँ पर फ्रांस ने ये फार्मूला पेश किया है कि हिजबुल्लाह पीछे हटे थोड़ा सा, मुकम्मल नहीं, और लेबनान की फौज आगे आ जाए, और 10 दिन के अंदर टॉक शुरू हो, तो एक टॉक्स उधर हो रही है, एक इधर हो रही है, अब वक्फा लें उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मुस्लिम लीग नून का कहा गया कि हिमायत करेंगे, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया अदा किया है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब यकीनन मुस्लिम लीग नवाज से इस बात पे तैयार हुई है, और अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म होंगे, और यकीनन वो अपनी काबीना भी तश्कील देंगे, लेकिन वो काबीना जो है वो उसमें मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून ही होगी, हो सकता है अलीम खान साहब हों उसमें, और उसमें MQM भी होगी, MQM हमायत का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इंतज़ार है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से क्या ऐलान आता है इसमें, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या, मुझे भी उनके जमात के कुछ लोगों ने, मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या पॉलिसी है, तो उन्होंने कहा कि अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे, तो उनकी तरफ से क्या आता है, लेकिन फिर इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है उनके कांधों पे एक बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी, और फिर कोई ऐसी यकीनन अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किसी मरहले पे पीपल्स पार्टी उनसे ये ना कहे कि आप एतमाद का वोट लें, क्योंकि इसकी जो साख्त है पार्लियामेंट की वो पायदार नहीं होगी, यानी पायदार सिर्फ इस सूरत में होगी, यानी मैं इसको अभी तक समझने से कासिर हूँ कि वो हुकूमत को सपोर्ट करके अपोजिशन में कैसे बैठेंगे, मतलब है कि बैठा भी जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है गालिबन कभी, मतलब है कि वो वजारतें ना लें और हुकूमती बेंचों का हिस्सा बन जाएं तो भी काम चल सकता है, लेकिन वो अगर अपोजिशन के बेंचों पे होंगे और अपोजिशन करेंगे, अब देखते हैं किसकी साख कैसे बनती है। मैंने आपसे कहा ना, तो फिर PTI कहाँ जाएगी, तो ये अब देखते हैं कि इसकी और पार्लियामेंट की एक बड़ी बुनियादी सी चीज़ इशू होता है इसमें ना, कि कमेटीज़ बन रही हैं, तो अपोजिशन से इतनी आए, हुकूमत से इतनी आए, पार्टीज़ की इतनी नुमाइंदगी, ये सब, तो वो किस तरह से बनेगा फिर, तो ये जो है ये, और किसी बिल की मंजूरी होनी है तो वो कैसे बनेगा, तो ये अब देखते हैं कि इस पार्लियामेंट की साख कैसे बनती है, लेकिन ये बात जो है ये बड़ी अजब सी होगी कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पीछे ज़्यादा लोग होंगे और कायदे ईवान के पीछे कम होंगे, और ऑपोजिशन हुकूमत चला रही होगी, हुकूमत नहीं चला रही होगी, बल्कि ऑपोजिशन हुकूमत चला रही होगी। चलें, अच्छा है, मतलब है कि चलें, कोई तो
नई चीज़ हमने ईजाद की है कोई फार्मूला। बहरहाल अच्छा, अब इसमें इशू ये है, देखते हैं कि क्या शक्ल बनती है। इस्तेकाम आना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे ये जो 3-4 बड़े संजीदा मामला थे उस रियासत को। तो मैंने आपसे कहा ना कि ये वहाँ पर एक जो बात की है शाह अब्दुल्ला ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तुर्की के जो सदर हैं वो कल पहुँच रहे हैं, तैयब एर्दोगन कल मिस्र पहुँच रहे हैं, वो मुत्तहदा अरब अमारात से जा रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी, उन्होंने भी उसी कॉन्फ्रेंस वो जो वर्ल्ड समिट हो रही है उससे खिताब किया है। उसके बाद ये निकल जाएंगे तैयब एर्दोगन मिस्र की तरफ, और उधर से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं इंडिया के, वो चले जाएंगे कतर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कतर के साथ तलखी रही है और वो जो लोग उनके रिहा हुए हैं, जो कि बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, तो उसमें जो है वो ज़ाहिर शुक्रिया वगैरह अदा करेंगे और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होंगे। इसी दौरान जो है वो रशिया ने एक अजब, क्योंकि ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते एक तो म्यूनिख में वो समिट हो रही है, फिर नेटो का हो रहा है, लेकिन रशिया ने ये जो 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, ये एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये जो सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे हैं, जो ईस्टर्न यूरोप है, जिसको न्यू यूरोप कहते थे ये 9/11 के बाद, तो ये जो है उन्होंने, रशिया ने इन मुल्कों की जो एक एस्टोनिया की तो प्राइम मिनिस्टर को, और लैटविया के सियासतदानों को, और लिथुआनिया के भी सियासतदानों को, उनका नाम डाल दिया है वांटेड लिस्ट में, उनको मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिए। और मोस्ट, ये बड़ी एक अजीब सी डेवलपमेंट है कि उनको मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया है, और उन पे इल्ज़ाम भी लगाया है कि उन्होंने अपने मुल्क, ये जब ये 3 मुल्क हैं वो ऊपर जो ब्लू नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, तो ये जो है इनके उन्होंने, और इस बुनियाद पर एस्टोनिया की तो प्राइम मिनिस्टर को डाल दिए, खातून प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की, उनको डाल दिए मोस्ट वांटेड लिस्ट पे। और उन पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने वहाँ पे सोवियत दौर की, ये जब यूक्रेन की इन्वेजन हुई तो जो पुराने सोवियत दौर की वहाँ पे यादगारें थीं, उनको उन्होंने तोड़ दिया था। अब उनका नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट पे डाल दिए। ये 19 स्लाइड कोट करो, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। उनका नाम है काजा कलास, एस्टोनियन प्राइम मिनिस्टर काजा कलास, तो उनका नाम जो है वो वांटेड लिस्ट पे है। अब ये जो मतलब उनकी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ये वही उन्होंने कहा है एस्टोनिया ने कि ये रशिया तो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है बाल्टिक स्टेट्स पे। अच्छा, इलॉन मस्क जो हैं, वो जो स्टारलिंक वाले, ये एक्स वाले जो, तो उनका जो ये सिस्टम है स्टारलिंक वाला, वो जनाब यूक्रेनियंस की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उन्होंने कहा है कि अरब मुल्कों में डील्स करके, और इलॉन मस्क ने ये स्टारलिंक का सिस्टम जो है ये रशिया को बेचा है, और कई रशियन जो हैं हमने पकड़े हैं जिनके पास से स्टारलिंक बरामद हुआ है। अच्छा, अब इसकी एक तो जाहिर है कि इलॉन मस्क ने इसकी तरदीद की है, लेकिन यह है कि साथ ही जो वहाँ पे जो ये बिल मंजूर हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से 92 बिलियन डॉलर्स का, जो कि अभी सेनेट से मंजूर हुआ है, वो वहाँ पे जो रिपब्लिकन्स हैं वो ट्रंप के बयान के ऊपर बड़ा कुछ कह, अच्छा जो लिंडसे ग्रैहम वगैरह हैं उन्होंने हमायत कर दी है ट्रंप के बयान की कि वाकई ये हमें पैसे नहीं देने चाहिए यूरोप को, और हालांकि वो यूक्रेन के बड़े हामी हैं, और इससे थोड़ा सा बूस्ट मिला है प्रेसिडेंट बाइडेन को कि यूरोप साथ आ गया है। तो मैं आपसे बात ही कर रहा था कि इस दौरान जो इंपॉर्टेंट बात है वो ब्लूमबर्ग को मैं कोट कर रहा हूँ कि इलॉन मस्क ने कहा 15 स्लाइड, वो मस्क कह रहे हैं कि पुतिन कांट लूज इन यूक्रेन। अब उन्होंने ये तो तरजीह की है कि मैंने नहीं बेचा, मेरा जो सिस्टम है वो नहीं गया उनके पास, रशियंस के पास, लेकिन वो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो हारेगा नहीं पुतिन। और सेनेट की जो करारदाद मंजूर हुई है, अभी सेनेट से हुई है, अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तो इसके वहाँ तो रिपब्लिकन्स हैं, तो वो जो है यूक्रेन, ताइवान और इसराइल के लिए जो पैसे मंजूर हुए, जो बिल मंजूर हुए 92 बिलियन, तो वो जो है वो अब उसकी वो मुखालफत भी कर रहे हैं बिल की मस्क, और कह रहे हैं कि जी ये तो हारेंगे लेकिन मेरा सिस्टम तो गया नहीं है। वो यूक्रेन कह रहा है कि मैंने आपसे कहा ना कि दुनिया में ये जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, इन कॉरपोरेशंस के ख़ास तौर पे ये जो टेक्नोलॉजी का जो 5वां इनकलाब है, जो कि AI के बाद आया है, ठीक है ना, मतलब है कि उसको इंटरनेट वाला तो पीछे चला गया, उसको चौथा कह दें तो ये 5वां है।
तो ये जो है, ये इस इनकलाब के बाद जो बहुत सारे दुनिया में बड़े कॉरपोरेशंस हैं, बड़ी कॉरपोरेशंस, वो कई मुल्कों से ज़्यादा अथॉरिटी रखते हैं। मतलब है कि वो अब देखें ना, चिप वॉर है, मतलब सोच भी नहीं सकता था भाई ज़मीन पे जंग होगी, इस पे जंग होगी, उस पे जंग होगी, चिप वॉर चल रही है। ये तो आने वाले दिनों में अब इशू ये है कि इतना कुछ हो रहा है, अब इतना कुछ डिस्कस करके वापस पाकिस्तान में आओ तो यहाँ पे डिस्कस करो कि जी ये जो है कितने अराकीन आज़ाद हैं और कितने इधर से उधर चले गए, तो इधर से उधर चले गए, हम इससे फंसे हुए। तो अल्लाह करे कि इससे निकले और इस्तेकाम की तरफ बड़े मुल्क, और ये जो बुनियादी इश्यूज़ हैं इस पे हमारे सियासी अकाबरीन जो है थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ भी दें, ये बड़े आम मामला हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।